So hello everyone, my name is Sobia Fatima MBBS, third professional student from नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना। हाँ, अब हमको अपने इंट्रो में थर्ड बोलना पड़ेगा तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। आज का ये वीडियो होगा नीट 2023 के एस्पायरेंट्स के नाम, क्योंकि हम अपना वीडियोस चेक कर रहे थे एंड हम देखे कि लास्ट वीडियो हम नीट 2023 के एस्पायरेंट्स के लिए 4 महीने पहले बनाए थे एंड उसके बाद से ज़्यादा फोकस 2022 वाले पे था। तो ये थोड़ा सा बुरा बात है, मतलब 23 पर भी फोकस करना है। तो हम सोचे कि वापस से एक रिफ्रेशिंग वीडियो आप सबके लिए बनाएं ताकि आप सबका माइंड रिफ्रेश हो एंड आप सब अच्छे से वापस से अपने काम पर लग सके तैयारी करने के। चलिए अब वीडियो पर चलते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए एंड मेडिकल लाइफ की और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन है एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। सो लेट्स बिगिन। अभी की सिचुएशन में जैसे अभी फिलहाल मतलब जैन का एंड हो रहा है, तो आप सब जो अभी नीट 2023 देने वाले हैं वो अभी 11th के एंड पर आ गए होंगे। आई गेस फेब मार्च में फाइनल एग्जाम्स भी होगा, अगर मतलब वापस से लॉकडाउन हट जाए बिहार में। वैसे ही हटने ही वाला है, आई गेस 6-7 के बाद से हट जाएगा। तो उसके बाद फाइनल एग्जाम्स भी होंगे आपके, तो आपको उधर भी ध्यान देना है एंड साथ ही साथ आपको ये भी टेंशन खा रही होगी कि 12th भी स्टार्ट करना है। एंड उसके अलावा जिनका 11th खत्म होने वाला है और उन्हें 11th ज़रा सा भी अच्छे से उन्हें समझ में नहीं आया ना अच्छे से पढ़े, तो उन्हें तो और टेंशन हो रही होगी कि अब तो 11th भी खत्म होने वाला, 12th भी स्टार्ट करना है, 11th अच्छे से कवर्ड भी नहीं है, तो अभी हम लोग कैसे मैनेज करेंगे उसको। तो आप सबके इन सारे सवालों का मेरे पास आई गेस कुछ है जवाब। एंड साथ ही साथ हम एक टाइम टेबल भी बताएंगे जो अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके मतलब कोचिंग एंड ये सब की सहूलियत के हिसाब से वो मैच करे तो आप ज़रूर उसे यूज़ करके देखिएगा। आई गारंटी कि आपका बहुत हेल्प होगा एंड आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकाल सकते हैं नीट, क्योंकि मेरा नहीं निकला था फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट, मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में निकला था। तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ पर हम क्या क्या कमी कर दिए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम, तो हम आप सबको बता सकते हैं ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में पक्का से निकल जाए। सबसे पहली बात तो अभी से आप लोग नीट के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, नीट के बारे में सीरियस हो जाइए। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 12th में जाकर सीरियस होंगे, 12th में जाकर देखा जाएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 साल वेस्ट हो चुका है। अब हम नहीं चाहते कि आप लोग का और टाइम वेस्ट हो, क्योंकि इट्स हाई टाइम आप लोग अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हो जाए। हाँ, आप 12th में जाकर हर मंथ का 1 वीक निकाल सकते हैं 11th के रिविजन के लिए, बट हाँ उस टाइम तो ज़्यादा फोकस 12th पे करना होगा। इसलिए आप ट्राई करिए कि आप अभी मतलब फेब मार्च तक 11th को अच्छे से रिवाइज कर लें। 11th में जहाँ जहाँ पर जो सब्जेक्ट्स पे जो कमियां हैं उन्हें आप अच्छे से अपना वाइंड अप कर लें। और अगर अभी आप लोग नहीं करिएगा एंड सोचिएगा कि 12th में तो दोनों मैनेज कर ही लेंगे, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, हम भी यही सोचे थे एंड ऐसा नहीं हो पाता है। लास्ट मोमेंट तक आप 12th ही पढ़ते रह जाते हैं एंड 11th आपका पूरा लैग हो जाता है। मेरे हिसाब से कोई भी, जैसे कि बेसिकली केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभी जबकि कम टाइम बचा है तो ज़्यादा फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही रखना है। फिजिक्स में हम उतना एनसीईआरटी प्रेफर नहीं करेंगे, बट आपके पास जो भी नोट्स होगा, जो भी मॉड्यूल्स होगा, उसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़कर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड ज़्यादा फोकस रहेगा क्वेश्चन सॉल्विंग पर एंड ज़्यादा फोकस रहेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर। सबसे पहले तो सुबह जल्दी आप लोग उठने की आदत डालिए। हाँ, आई नो ये मुश्किल है बट ये ज़रूरी है। रात में आप लोग मैक्स टू मैक्स 12 से 1 बजे तक सो जाया करिएगा। हमको मेरे से बोलते थे कि 12 बजे एग्जैक्ट सो जाना, तो हम 12 बजे तक सो जाते थे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ने का मन है तो आप 1 बजे तक मैक्स टू मैक्स पढ़िए। सुबह में आप कोशिश करिए कि 6 से 7 बजे तक आप उठ जाइए। अगर आपसे ज़्यादा उठा नहीं जा रहा, ठंडा है, तो 8 बजे तक, बट उससे ज़्यादा लेट नहीं। सुबह उठते के साथ फ्रेश होकर सबसे पहले आपको बायो रीडिंग करनी है। बायो का हर दिन 1 चैप्टर तो पक्का रीडिंग करना है एनसीईआरटी से, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप एक बार पढ़ भी लिए, अगर आप दोबारा रीडिंग करेंगे तो आपका वो मेमोरी पावर बढ़ेगा एंड हाँ भूलेंगे नहीं आप, जो कि हमेशा होता है, एनसीईआरटी पढ़ के इंसान भूल जाता है। अगर आप हर रोज रीडिंग करेंगे तो नहीं भूलेंगे, सुबह सुबह में और मेमोराइज होने में आसानी होती है। अब आगे का टाइम टेबल बताने से पहले आई थॉट ऑफ टेलिंग यू ऑल अबाउट अ बुक जो कि बहुत अच्छी बुक है। इट्स ऑफ ओसवाल, जिससे कि हम अब तैयारी करते थे, नीट की तैयारी किए थे एंड उसके साथ ही साथ 11th-12th में भी हम इसी बुक का यूज़ किए थे, तो हम सोचे आप सबको ही बताते हैं इसके बारे में। आई हैव दिस ओसवाल गुरुकुल की नीट की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री की बुक। हम आपके सामने पहले भी ओसवाल की और बुक के बारे में बता चुके हैं। एक बार नीट बायोलॉजी के बारे में बताते हैं एंड आज केमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। इस बुक में 5000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑलरेडी। अब ये बुक आपको क्यों लेनी चाहिए, उसके लिए आपको हम बुक खोल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। ये नीट की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बुक है उस साल की, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको फ्रंट ही पेज पर दिख जाएगा कि इसमें 10 यूनिट असेसमेंट है सेल्फ एवेल्युएशन के लिए। इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज समरीज है क्विक रिविजन के लिए, सेलेक्टेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हिंट और एक्सप्लेनेशन के साथ एंड साथ ही साथ चैप्टर वाइज एनालिसिस है नीट AIPMT IIT JEE पैटर्न पे लास्ट 11 ईयर्स का।
इस बुक को अगर आप बना लीजिएगा केमिस्ट्री में तो आई गेस आपका नीट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रीफेस में देखें तो आपको दिख ही जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे आपको ये नीट के प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए हम थोड़ा कोई चैप्टर का दिखा भी देते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग का दिखाते हैं 91 पेज नंबर। तो जैसे कि हम केमिकल बॉन्डिंग के पेज नंबर 91 में पहुंच गए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे माइंड मैप है, यानी कि शॉर्ट में दिया हुआ है। अगर आपको एकदम से रिकैप चाहिए तो उसके लिए माइंड मैप है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग का ये सारा रिकैप ये सब इसमें दिया हुआ है। अगर आपको शॉर्टकट में पढ़ना है एंड आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो आप देख सकते हैं इसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं एंड सारे चैप्टर्स ये। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है तो इसमें भी हेल्प होता है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहने पर। फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, थोड़ा टफ होके क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है इसमें। आप देख सकते हैं कि आपको कुछ भी दिक्कत है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा डाउट्स क्लियर करने के लिए, ऑलरेडी यहाँ क्लियर्ड है। उसके बाद असेसमेंट है, यूनिट असेसमेंट टाइम। सो गाइज अगर आपको ये बुक लेनी है तो हम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ ही साथ ओसवाल के टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड अब आगे बढ़ते हैं अपनी टाइम टेबल को लेके। उसके बाद आप थोड़ा अगर आप जैसे बायो पढ़ लिए उसके बाद आप नाश्ता वाश्ता कर लिए, उसके बाद आप फिजिक्स बनाइए। फिजिक्स में पहले सबसे पहले तो आप रीडिंग करिए, जो भी आप अगर आपका टफ चैप्टर है वो आप उठाए, उसमें सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए, नोट से रीडिंग करिए, तभी जाके क्वेश्चन पे जाइए। अगर आप सोचेंगे कि आप बस एक चैप्टर उठा ली, सबसे पहले फॉर्मूला देख के बस क्वेश्चन पे चले गए, तब जाके क्वेश्चन नहीं बनता है। जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं बनता, बस फॉर्मूला देके क्वेश्चन बनाने लगे। पहले आपको थोड़ा समझना होगा, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, 2-3 उसी टाइप के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखने होंगे। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर है, तब आप क्वेश्चंस पे जाएंगे। फिर आप उसमें आई गेस एक दिन में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आप बना लिया कीजिए। अभी आपको दिक्कत हो रही है तो 50 से स्टार्ट करिए, बट आई गेस 100-200 बाद में अपने आप इंक्रीज करते जाता है। तो जितना आपसे बन पाए आप 2-3 घंटे आप फिजिक्स कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम में आप थोड़ा सा ब्रेक लेके आप केमिस्ट्री पे जा सकते हैं। केमिस्ट्री में आप हर दिन मतलब या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जैसा आपको मन। जैसे कि आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि हर दिन आपको एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से कोई एक और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को। तो आप जैसे आज इनऑर्गेनिक पढ़ने गए तो उसमें आपको जितने भी मतलब एनसीईआरटी है उसकी रीडिंग लगानी है। हाँ आई नो इनऑर्गेनिक पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा बोरिंग होता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्शंस। तो वो सब पे ध्यान देना है, देखना है कि इनऑर्गेनिक में भी इतना वास्ट में कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है। और आई नो उसमें दिक्कत होता है आप लोगों को समझने में, तो आप फिर जब क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन से एक्सेप्शन, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में से पता चलता है। और जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे आप, जैसे अगर आप आज इनऑर्गेनिक पढ़िए तो कल आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, उसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है, पहले रिएक्शंस देखने हैं, समझने हैं, उसके बाद जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है 11th में ऑर्गेनिक को समझना है, क्योंकि 12th में उसी से आप लोग बाकी के चैप्टर्स बनाएंगे। अगर आप 11th में रिएक्शंस को नहीं समझेंगे तो 12th में आपको जो आगे चल के जो चैप्टर्स आएंगे एल्डिहाइड, एसिड, ये सब में इसका ज़रूरत है 11th के मतलब रिएक्शंस का, इसलिए आपको ध्यान लगाकर पढ़ना होगा। एंड जैसे कि आप दिन में ये सब पढ़ लिए तो फिर शाम का जब टाइम आता है तो शाम के टाइम में आप मतलब आई गेस खाना वाना खा के कुछ टाइम रेस्ट करके शाम के टाइम आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, साथ ही साथ आप एक तरफ सारे फॉर्मूलाज लिख कर रखिए। अगर आप एक तरफ सारे फॉर्मूलाज लिख कर रखेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत से कोचिंग में टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज दिखा देते हैं या बहुत अच्छे से समझा देते हैं, जैसे मुझे मिले थे, तो उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो हम यही मतलब विश करेंगे कि आप लोग को भी अच्छे टीचर्स मिले हों जो आपको फॉर्मूलाज बता रहे हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप खुद से थोड़ा टाइम दीजिए, खुद से आप अच्छे से सारे फॉर्मूलाज को एक तरफ इकट्ठा करके लिखिए, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करें तो आपको दिमाग में तुरंत से स्ट्राइक करे कि अच्छा हाँ यहाँ पर तो ये फॉर्मूला लगेगा। एंड हाँ न्यूमेरिकल्स के टाइम बहुत लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, तो वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा तो कैलकुलेशन एरर आपका कम हो जाएगा। एंड हाँ अभी से बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि बहुत कम टाइम बचा, 11th नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरी टाइम टेबल फॉलो करेंगे एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर का ज़रूर फॉलो होगा एंड आपका 11th का एग्जाम भी अच्छा जाएगा एंड 12th भी आप अच्छे से स्टार्ट कर पाएंगे। जब 12th स्टार्ट करिएगा तो 11th को रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपका अच्छे से 11th नहीं आया तो, क्योंकि आगे चलकर अगर आप अपीयरिंग की तैयारी कर रहे हैं एंड आपका अगर पहले से 11th अच्छा नहीं है, क्योंकि 11th से बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका अपीयरिंग नहीं निकलेगा। अगर आपको अपीयरिंग में निकालना है आपको 11th स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। एंड अगर आप चाहेंगे कि 12th में जाकर स्ट्रॉन्ग हो तो वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आपको अभी के कुछ टाइम में अपना 11th को पूरा अच्छे से वाइंड अप करना होगा एंड बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी होगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछने होंगे, जिससे भी पूछो, जो आपको अगल बगल दिखे आपको अपना डाउट्स पूछना है, क्लियर करना है। एंड हाँ स्मार्ट स्टडी करना होगा, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं,
ऐसे नहीं करना होता है। जो चीज़ आपको अपने टीचर्स बताए, जो चीज़ आपको आपके सीनियर्स बताए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ यही चीज़ पढ़ना है, वही पढ़ना है। खुद से कुछ भी उठाकर अगर अपना दिमाग लगाकर पढ़ने लगिएगा तो अच्छा नहीं होता है। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।